हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे लिटरेरी रैंडम सीरीज का चौथा पार्ट। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एलियट्स वेस्ट द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू, यानी एलियट का वेस्टलैंड किसको डेडिकेट किया गया है। आपके ऑप्शन है एजरा पाउंड, डब्ल्यू बी यीट्स, जी एम हॉपकिंस एंड दांते। तो राइट आंसर होगा एजरा पाउंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। आगे देखते हैं। द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश इन दिसंबर 1922, यानी इसका पब्लिकेशन मंथ क्या है, दिसंबर में पब्लिश हुआ, ईयर है 1922। एंड द वेस्टलैंड इज ए 434 लाइन्स पोएम। 5 पार्ट्स में लिखा गया है पोएम, यानी कि इसके 5 पार्ट हैं, अलग अलग उसका नाम दिया गया है, जिसको हम फर्दर जब वेस्टलैंड पे एक सीरीज एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम पांचों पार्ट को डिस्कस करेंगे। एंड वॉज डेडिकेटेड टू फेलो पोएट एजरा पाउंड, यानी इन्होंने अपनी वेस्टलैंड जो एक बहुत ही फेमस और ब्रेक थ्रू कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी की पोएम है, इसको इन्होंने एजरा पाउंड अपने फेलो यानी कंटेम्प्रेरी उनके थे एजरा पाउंड। और कंटेम्प्रेरी होने के साथ साथ इनके कह सकते हैं मेंटोर या गुरु भी हैं। तो इन्होंने इनको एजरा पाउंड को ये पूरी पोएम डेडिकेट की है। अब क्यों की है आगे देखते हैं। एजरा पाउंड हेल्प्ड कंडेंस द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट टू नियरली हाफ इट्स साइज। अब इन्होंने एजरा पाउंड ने जो काम किया जिसकी वजह से इनको ये पोएम इन्होंने डेडिकेट की, एजरा पाउंड ने क्या किया कि बहुत सारी इसकी लाइनें थी जिसको इन्होंने कट कर दिया, यानी कि लिखी थी ऑलमोस्ट 800 थी, तो उसको इन्होंने हाफ ऑफ इट्स साइज का मतलब है उनको आधा कर दिया, और जो चीजें बेकार थी जो काम की नहीं थी उसको उन्होंने अलग कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से एलियट ने इनको क्या कहा, एल मैग्लोर मैग्लोर फैब्रो, एक इटालियन वर्ड है, फ्रेज है, जिसका मतलब होता है द बेटर क्राफ्ट्समैन। और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अबाउट whom did टी एस एलियट राइट, ए थॉट टू हिम वाज एन एक्सपीरियंस। ये जो टी एस एलियट ने ये जो फ्रेज यूज किया है, ये किसके लिए किया है। आपके ऑप्शन है जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रू मार्वेल, जॉन डन एंड रिचर्ड क्रैशो। आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी, जॉन डन के लिए इन्होंने टी एस एलियट ने ये वर्ड्स बोले हैं, ए थॉट टू हिम वाज एन एक्सपीरियंस। आगे देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। द वर्ड मेटाफिजिकल, अब यहाँ पे मेटाफिजिकल वर्ड की बात क्यों आ रही है, क्योंकि जब भी जॉन डन का नाम आता है इंग्लिश लिटरेचर में तो हमारे दिमाग में मेटाफिजिकल पोइट्स का नाम आता है, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ मेटाफिजिकल ग्रुप और पोइट्स। तो एलियट ने इनको एक ट्रिब्यूट के तौर पे ये कहा है कि ये थॉट टू हिम वाज एन एक्सपीरियंस। अब ये क्यों कहा है, उसका क्या कहने का पर्पस था, तो कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या है। द वर्ड मेटाफिजिकल फर्स्ट यूज्ड और कॉइंड, यानी पहली बार इसका यूज या कह सकते हैं कॉइंड किया किसने, बाय सैमुअल जॉनसन इन हिज लाइव्स ऑफ द पोएट्स 1779। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है सैमुअल जॉनसन का, लाइव्स ऑफ द पोएट्स, जो कि 1779 में पब्लिश हुआ है, जहां पे पहली बार इन्होंने मेटाफिजिकल वर्ड का यूज किया है। और किसके लिए किया था, बेसिकली जॉन डन की पोइम्स के लिए किया था। द मेटाफिजिकल पोएट्स, अब एक और वर्क है जिसका नाम क्या है, द मेटाफिजिकल पोएट्स। एक्चुअली ये ऐसे है जिसको टी एस एलियट ने लिखा है, पब्लिश्ड इन 20 अक्टूबर 1921, यानी कि 20 अक्टूबर 1921 को एलियट ने एक ऐसे लिखा जिसका टाइटल क्या था, द मेटाफिजिकल पोएट्स। इन दिस एसे, यानी इस एसे में क्या हुआ, एलियट ने क्या कहा, एलियट फर्स्ट यूज द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी कि इन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एक टर्म दिया अपने मेटाफिजिकल पोएट्स नाम के ऐसे में। अब ये क्यों कहा है, डिसोसिएशन का मतलब हम जानते हैं कि दो चीजों का अलग होना, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। आप यहाँ पे देखिए जो वर्ड यूज हुआ है यूनिफिकेशन, और यहाँ पे डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन मतलब होता है फीलिंग एंड थॉट्स का अलग होना, यानी आप अपने दिमाग से अपने दिल को अलग करते हैं, कोई ऐसी चीज लिखते हैं जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन ना हो, तो हाँ वहां पे क्या कहलाएगा, डिसोसिएशन। लेकिन अगर थॉट एंड फीलिंग्स दोनों होंगी एक साथ तो वहां पे यूनिफिकेशन, यानी कि एक एसोसिएशन होता है सेंसिबिलिटी का। एलियट यूज डन की पोइम को पढ़िएगा तो आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी। और जब भी हम नियो क्लासिकल पोइट्स को पढ़ते हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग में आता है कि थॉट्स ज़्यादा प्रेवलेंट थे, यानी कि थॉट का ज़्यादा यूज़ किया जाता था, दिमाग का ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो वहाँ पे नियो क्लासिकल पोइट्स या राइटर्स के अंदर जो है फीलिंग्स, वो कह सकते हैं कि उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी, ना कि थॉट्स का ज़्यादा यूज़ होता था। बट रोमांटिक पोइट्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ फीलिंग्स का ज़्यादा यूज़ होता था, थॉट का यूज़ नहीं होता था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों एज अपने अपने हिसाब से लिखा करते थे। बट इसके उल्टे अगर हम देखेंगे कि जॉन डन एक ऐसे पोइट्स थे जहाँ पे एलियट ने पाया कि थॉट एंड फीलिंग्स दोनों का सही कॉम्बिनेशन है, इस वजह से इन्होंने इनका प्रेस करते हुए कहा और एक टर्म दे दिया, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हु सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। अब ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो देखते हैं आपके ऑप्शन क्या है, जॉन किट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नोल्ड एंड डब्ल्यू बी ईट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये थॉट कहे हैं, और किसके लिए कहे हैं, देखते हैं मिल्टन के लिए, तो जाहिर सी बात है क्यों कहा है। सो दिस इज अ कोटेशन फ्रॉम द पोएम। अब ये कोटेशन कहाँ से ली गई है, लंदन 1802, ये सोनेट है, पेट्राकन सोनेट है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है।
एंड वर्ड्सवर्थ बिगिन दिस पोएम विद द एबव लाइन। वर्ड्सवर्थ ने अपनी इस पोएम को, इस ऊपर जो स्टेटमेंट था, जो लाइन थी पोएम की, उससे शुरुआत की है। हेयर वर्ड्सवर्थ एड्रेसेस द सोल ऑफ द डेड पोएट। यहाँ पोएम में लंदन 1802 नाम जो सोनेट है, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने डेड पोएट जॉन मिल्टन को याद किया है, यानी कि उनको वो याद करते हुए ये बात कहते हैं कि सेइंग दैट ही शुड बी अलाइव। यहाँ पे उनको जिंदा रहना चाहिए, यानी वर्ड्सवर्थ के समय जिंदा रहना चाहिए, यानी रोमांटिक एज के समय में। दिस मोमेंट इन हिस्ट्री फॉर इंग्लैंड नीड्स हिम। अब इंग्लैंड को जरूरत है किसकी? मिल्टन जैसे पोइट्स की, जिनकी राइटिंग्स में बहुत सारे रिफॉर्मेशन की बात हुई है, जिनकी राइटिंग्स में रिलीजन की बात होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी मिल्टन की पोएम्स में, जिसको याद करते हुए वर्ड्सवर्थ उनको रिकॉल कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं कि आपको इस समय रहना चाहिए था, इंग्लैंड को बहुत ज़रूरत है। एक्चुअल में इसका अगर आप इस पोएम की हिस्ट्री में जाएंगे, या वर्ड्सवर्थ के इस पोएम को लिखने का जो मेन पर्पस था, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से फेमिलियर होंगे आप लोग। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें लिबर्टी इक्वलिटी की बात होती है, डेमोक्रेसी की बात होती है, बट इंग्लैंड की सिचुएशन अलग थी। चूंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस से रिलेटेड है और इसका इम्पैक्ट यूरोपीय पूरे कंट्रीज कॉन्टिनेंट पे पड़ा, बट लंदन के केस में या इंग्लैंड के केस में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जो बहुत ही कैओटिक थी, बहुत ही कह सकते हैं एनार्किक थी, चीज़ें सही नहीं हो रही थी अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। इस वजह से इन्होंने मिल्टन को याद करते हुए ये पोएम लिखी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोटिस्टिकल सबलाइम। अब ये एक बहुत बड़ा बहुत ही फेमस टर्म है, ईगोटिस्टिकल सबलाइम। ये वर्ड या ये फ्रेज या इसको किसने कॉइन किया या यूज किया? तो आपके ऑप्शन है चार्ल्स लैम्ब, टी.एस. एलियट, जॉन कीट्स एंड अल्फ्रेड टेनिसन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है? ईगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट कीट्स ने दिया था। क्यों दिया था देखते हैं। द egotistical sublime is a phrase coined by John Keats। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि egotistical sublime को जो फ्रेज है इसको कॉइन किया था जॉन कीट्स ने, टू डिस्क्राइब द पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इन एन 1818 लेटर टू रिचर्ड वुडहाउस। अब यहाँ पे देखते हैं कि कीट्स ने अपने दोस्त को एक लेटर लिखा 1818 में, और ये लेटर में ये इन्होंने डिस्क्राइब किया कि विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में पर्सनल चीज़ें ज़्यादा थी, इम्पर्सनल नहीं थी। यानी कि उन्होंने अपने बारे में, अपने से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को लिखा है, और कह सकते हैं कि वर्ड लेटर आई का इन्होंने यूज़ बहुत ज़्यादा किया है। एक बहुत ही पर्सनल चीज़ों को इन्होंने इंक्लूड किया अपनी पोएम्स में। द फ्रेज एक्सप्रेसेस, अब ये जो फ्रेज है वो क्या एक्सप्रेस करता है? सेल्फ सेंटर्ड नेचर ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड थे वर्ड्सवर्थ की जो नेचर ऑफ पोइट्री थी वो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड थी। वहाँ पे वो हमेशा अपने से जुड़े हुए, जैसे पोइट्स क्या होते हैं, आप एलियट की इम्पर्सनल थियोरी के बारे में फेमिलियर होंगे, जिसमें ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट, जो कि 1919 अराउंड लिखी गई थी। वहाँ पे एलियट क्या कहते हैं कि पोइट्री शुड बी इम्पर्सनल, पोइट शुड बी इम्पर्सनल। उसे अपनी पर्सनालिटी को, अपनी जो इमेज है उसको आउट ऑफ पोएम या आउट ऑफ टेक्स्ट रखना चाहिए। बट यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जो है वो क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को सेल्फ सेंटर्ड रहते थे। वो आई की बात करते थे, वर्ड आई, कि particularly his use of narrative voice, ये narrative voice अपनी खुद की वॉइस को वो पोएम में डालते थे, टू कन्वे हिज ओन कॉन्सेप्शन ऑफ सिंगुलर ट्रूथ, यानी अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए ये अपने को बहुत ज़्यादा यूज करते थे, अपनी पर्सनालिटी को पोएम्स में ला देते थे। द लेटर आई इज वेरी प्रेवलेंट इन पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर सोनेट इज। शेक्सपियर के सोनेट में, यानी शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं? आपके ऑप्शन है 123, 104, 142, 154। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 154। टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर सोनेट इज 154। एंड थॉमस थॉर्पे वाज एन इंग्लिश पब्लिशर। थॉमस थॉर्पे कौन थे? इंग्लिश पब्लिशर थे, मोस्ट फेमस फॉर पब्लिशिंग शेक्सपियर सोनेट इन 1609। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं पॉइंट है कि थॉमस थॉर्पे द्वारा 1609 में शेक्सपियर के सोनेट को पब्लिश किया गया एज ए कलेक्शन के तौर पे। मेनी क्रिटिक सेगमेंट द सोनेट इनटू 3 ग्रुप्स। बहुत सारे क्रिटिक हिस्ट्री में हुए, उन्होंने शेक्सपियर के सोनेट्स को 3 ग्रुप में बांटने की कोशिश की। अब ये 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? द फेयर यूथ सोनेट्स पहला ग्रुप है, द डार्क लेडी सोनेट्स दूसरा ग्रुप है, द ग्रीक सोनेट्स तीसरा ग्रुप है। अब इसमें क्या क्या है इसका डिवीजन देख लेते हैं। तो सोनेट नंबर 1 से सोनेट नंबर 126, यानी ये फेयर यूथ सोनेट्स कहलाता है। एड्रेस टू ए यंग मैन, जिसको विलियम हर्बर्ट थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, ये शायद WH हर्बर्ट जो है वो फेयर यूथ कहलाते हैं। और विथ होम द पोएट इज अ डीप फ्रेंडशिप, यानी कि शेक्सपियर की बहुत अच्छी दोस्ती थी इनसे, इस वजह से इन्होंने फेयर यूथ सोनेट्स को इनको डेडिकेट किया है, जो कि नंबर कितने हैं 1 से 126। आगे क्या है? द डार्क लेडी सोनेट्स। अब ये सोनेट्स जो है 127 से 152 तक है, यानी नंबर ऑफ सोनेट्स जो है ये डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। अब ये डार्क लेडी कौन है? जाहिर सी बात है, बात हो रही है इंग्लैंड की, तो वहाँ तो फेयर लेडीज होती हैं, बट यहाँ पे एक मिस्टीरियस वुमेन, मोस्ट लाइकली मैरी फिटॉन, यानी कि मैरी फिटॉन नाम की एक लेडी थी, जिसको एक मिस्टीरियस इमेज कह सकते हैं, क्योंकि वो भी क्लियर नहीं है, बट लोगों का या क्रिटिक्स का मोस्ट प्रोबेबली ये माना जाता है कि इन्होंने ये पोएम सोनेट्स जो है मैरी फिटॉन के लिए डेडिकेट किया था। तीसरा ग्रुप आपका आता है द ग्रीक सोनेट्स, ये है 153 से 154, यानी 2 सोनेट्स जो है वो ग्रीक सोनेट्स कहलाते हैं। द फाइनल 2 सोनेट्स डेडिकेटेड टू रोमन मिथ ऑफ क्यूपिड, यानी कि
क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड। अब शेक्सपियर के प्ले का फर्स्ट फोलियो जो है ये कब अपीयर्ड हुआ यानी कब पब्लिश हुआ? ऑप्शन है 1664, 1631, 1623 एंड 1650। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है 1623। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेज बाय विलियम शेक्सपियर कॉमनली रेफर्ड एज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड इन 1623। यानी कि उनके प्ले का जो कलेक्शन था उसका फुल टाइटल था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, जिसको इन्होंने कलेक्ट करके फर्स्ट फोलियो नाम दिया जाता है, यानी इसको फर्स्ट फोलियो के रूप में भी जाना जाता है और एज ए टाइटल भी जाना जाता है, और पब्लिश होता है 1623 में। ओके, द फर्स्ट फोलियो कंटेनिंग ऑफ 36 प्लेज, यानी फर्स्ट फोलियो में टोटल नंबर ऑफ प्लेज कितने थे? 36। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय शेक्सपियर्स कॉलीग। अब यहाँ पे एक देखते हैं शेक्सपियर के कॉलीग जो थे कौन थे? जॉन हेमिंजेस एंड हेनरी कॉन्डेल। ये दो व्यक्ति थे जिनको टोटल कह सकते हैं श्रेय दिया जाता है कि शेक्सपियर के प्ले को पब्लिश करने का, जो कि उनके वाज डेडिकेटेड टू। अब ये भी है कि कलेक्शन किसको डेडिकेट किया गया था? तो डेडिकेटेड टू विलियम हर्बर्ट थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। ठीक है, विलियम हर्बर्ट नाम के व्यक्ति को, जो कि थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे, उनको डेडिकेट किया, एंड हिज ब्रदर फिलिप हर्बर्ट फोर्थ अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। इन दोनों व्यक्तियों को ये कलेक्शन जो है इनके प्ले का डेडिकेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं द लाइन पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अकर्स इन, यानी ये जो लाइन है पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, कहाँ किस वर्क में आती है? आपके ऑप्शन है कल्चर एंड एनार्की, मॉडर्न पेंटर्स, द स्टडी ऑफ पोइट्री एंड सार्टर्स रिसार्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोइट्री, द स्टडी ऑफ पोइट्री में ये लाइन आती है। अब देखते हैं कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन। ओके, द एबव कोटेशन इज फ्रॉम मैथ्यू अर्नोल्ड्स एसे द स्टडी ऑफ पोइट्री 1888, यानी कि जो कोटेशंस या जो लाइनें आई हैं वो मैथ्यू अर्नोल्ड के एसे से ली गई हैं, जिसका टाइटल है द स्टडी ऑफ पोइट्री, जो पब्लिश होता है 1888 में। Arnold says that poetry alone can be our sustenance and stays in an era where religious beliefs are fast losing their hold. यानी religious beliefs are fast losing their holds। ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्यों कहा है? क्योंकि आप जैसा हम जानते हैं कि विक्टोरियन टाइम पीरियड जो रहा है बहुत ही यहाँ पे भी बहुत सारी कैओटिक चीज़ें हुई हैं, जहाँ पे रिलीजन वर्सेस साइंस में काफ़ी विवाद हुए हैं। बहुत सारे लोग रिलीजन को फॉलो करते थे, एंड उस समय साइंस काफ़ी डेवलप हो रहा था, धीरे धीरे चीज़ें इन्वेंट हो रही थी, चीज़ें विकास कर रही थी। तो वहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड जो है इस तरह की बातें लिखते थे कि जहाँ पे रिलीजन को लोग जो है भूल रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं, वहाँ पे रिलीजन का जो एक रिप्लेसमेंट होगा वो है पोइट्री। अब इन्होंने पोइट्री को इसलिए यहाँ पे प्रेज किया है और ये कह रहे हैं कि पोइट्री ही हमारा एक सस्टेनेंस है, यानी वही एक उपाय है जिससे हम अपनी बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ही क्लेम्स, यानी मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं पोइट्री इज सुपीरियर टू फिलोसफी। अब ये पोइट्री को इतना प्रेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पोइट्री इज सुपीरियर टू फिलोसफी, साइंस एंड रिलीजन। इस वजह से इन्होंने पोइट्री को सबसे ऊपर रखा है, उसके नीचे फिलोसफी, साइंस एंड रिलीजन आते हैं। तो रेट है रग्बी चैपल इज ए पोएम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज। रग्बी चैपल एक पोएम है जिसको मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है, किसकी याद में लिखा है? आपके ऑप्शन देख लेते हैं, हिज मदर, हिज ब्रदर, हिज फादर एंड हिज सिस्टर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है सी, हिज फादर, यानी कि अपने फादर की याद में इन्होंने रग्बी चैपल को लिखा है। रग्बी चैपल 1857 की पोएम है, यानी 1857 में पब्लिश होती है। इज एन एलिजी, यानी कि एक शोक गीत के तौर पे जानी जाती है। दैट मैथ्यू अर्नोल्ड रोट टू हिज फादर, अपने फादर के ऊपर इन्होंने लिखा है, जो कौन थे उनके फादर? थॉमस अर्नोल्ड। इनके फादर का नाम थॉमस अर्नोल्ड है। 15 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, यानी थॉमस अर्नोल्ड के फादर की डेथ के 15 साल बाद इन्होंने ये पोएम रग्बी चैपल लिखी है। थॉमस अर्नोल्ड के बारे में जानते हैं, ये भी बहुत 1795 से 1842 में तक जिंदा रहे हैं। वॉज एन एजुकेटर, ये शिक्षाविद थे, यानी कि वहाँ के एजुकेशन से रिलेटेड थे। हु इज एज हेडमास्टर ऑफ रग्बी चैपल, और ये हेडमास्टर थे रग्बी चैपल में, जहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड ने खुद पढ़ाई की, यानी कि थॉमस अर्नोल्ड वहाँ के प्रिंसिपल थे उस स्कूल के। हैड मच इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक स्कूल एजुकेशन इन इंग्लैंड, यानी कि थॉमस अर्नोल्ड ने वहाँ के पब्लिक के एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया है, इंग्लैंड के पब्लिक एजुकेशन को सुधारने के लिए। इस वजह से इनकी याद में इन्होंने रग्बी चैपल को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट, सॉरी ये लूज नहीं होगा, लॉस्ट है, बुक फर्स्ट विथ, यानी मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट को किससे शुरुआत की है? तो क्या आपके ऑप्शन है लैमेंट, इन्वोकेशन, सॉलिलोक्वी एंड रिफ्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा इन्वोकेशन से। इन्वोकेशन क्या है? एन इन्वोकेशन इज ए लिटरेरी डिवाइस। इन्वोकेशन एक लिटरेरी डिवाइस है यूज्ड इन पोइट्री और प्रोज, यानी ये पोइट्री और प्रोज दोनों में यूज होता है। वेयर द राइटर एड्रेसेस और कॉल अपॉन अ डेटी, जहाँ पे राइटर जो है या तो एड्रेस करता है या उन्हें कॉल करता है, यानी पुकारता है किसको? डेटी को, म्यूज और सुपरनैचुरल बीइंग फॉर इंस्पिरेशनल और गाइडेंस। ये मेन पर्पस होता है। जैसे कहा जाता है कि कुछ भी एक महान काम करने से पहले आपको एक पावर की, एक सपोर्ट की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है। तो जहाँ पे आप
आपको ऐसा लगता है कि वो जो म्यूज़ हैं, जो देवी हैं, जो गॉडेस हैं, वो आपकी सहायता करेंगी क्योंकि आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही अलग है, बहुत ही महान है। तो इस पैराडाइज़ लॉस्ट फर्स्ट जो है बुक आती है 1667 में पब्लिश होती है जॉन मिल्टन के द्वारा। इन्वोक्स द म्यूज़, यहाँ पे वो म्यूज़ यानी कि देवी को इन्वोक करते हैं, स्पेशली होली स्पिरिट जो पवित्र आत्मा है, टू गाइड हिम राइटिंग द एपिक पोएम। चूँकि वो महाकाव्य लिखने वाले हैं, इस वजह से वो म्यूज़ को इन्वोक करते हैं, कॉल करते हैं। मिल्टन इन्वोक्स द क्लासिकल म्यूज़ यूरेनिया, यानी किसको वो इन्वोक करते हैं? क्लासिकल म्यूज़ जो है यूरेनिया को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है कि यूरेनिया नाम की म्यूज़ थी, उनको वो उनको कॉल करते हैं फॉर गाइडेंस। ही रेफर्स टू यूरेनिया एज हेवनली म्यूज़, यानी कि उन्होंने यूरेनिया को क्या कहा है? हेवनली म्यूज़ कहा है। इम्प्लाइंग द क्रिश्चियन नेचर और डील्स विद द बिब्लिकल सब्जेक्ट द फॉल ऑफ मैन। चूंकि पैराडाइज लॉस्ट जो है, जिसका जो फॉल ऑफ मैन, कैसे एडम एंड ईव का स्वर्ग से नरक पे आना, यानी धरती पे आना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। किसको इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, वैलेस स्टीवेंस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो आपके राइट क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है डी, रॉबर्ट ब्राउनिंग को मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में जाना जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812 से 1889 इनका लाइफ स्पैन रहा है। हैज बीन कंसिडर्ड द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएम। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? एक जाहिर सी बात है, पोएम है रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। यानी कि यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग, चूंकि वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ड्रामेटिक है, यहाँ पे एक ड्रामेटिक तरीके से चीजों को। मोनोलॉग का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर जब अपनी बातें कहता है, अपने मन की बात करता है, तो इसको हम मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है। और ड्रामेटिक का मतलब है उसमें ड्रामा का एलिमेंट रहेगा, इस वजह से क्या कहलाएगा? ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो एक फॉर्म ऑफ स्पीच होती है जहाँ पे सिंगल कैरेक्टर एक स्पीच देता है, यानी कि एक अपनी बात को कहता है। यहाँ पे स्पीच भाषण से नहीं है, अपनी बात को कहना है, ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर, यानी सिंगल कैरेक्टर होगा, वो अपनी बात कहेगा, अपनी मन की बात। इट compresses into a single vivid scene or a narrative sense of speaker's history, psychology, insight into his character। तो हम ड्रामेटिक मोनोलॉग के माध्यम से हम देख सकते हैं कि एक सिंगल कैरेक्टर का उसकी हिस्ट्री क्या है, यानी वो किस के बारे में कह रहा है, किस तरह का नेचर है उसका, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो पेंटर है कि क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, आइडियोलॉजी जिसको कहते हैं, वो कैसी है, हमको ये ड्रामेटिक मोनोलॉग से बहुत क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वो सिंगल कैरेक्टर है, वहाँ बहुत ज़्यादा वो अपनी बात को कहता है, तो हमको उसके बारे में बहुत अच्छे से पता हो सकता है। तो एक साइकोलॉजिकल इंसाइट भी मिल जाती है उस कैरेक्टर के बारे में। हिज मोस्ट नोटेड वर्क एज द रिंग एंड द बुक। रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत ही फेमस बुक है द रिंग एंड द बुक, जो पब्लिश होती है 1868 टू 69 के समय में। द स्टोरी ऑफ रोमन मर्डर ट्रायल इन 12 बुक्स। और ये कितने बुक में लिखी गई है? 12 बुक में लिखी गई है। और माई लास्ट डचेस इज द फेमस ऑफ हिज मोनोलॉग्स, यानी माई लास्ट डचेस को माना जाता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की फेमस मोनोलॉग्स में से एक है। तो इस तरह जो है हमारा लिटरेरी रैंडम सीरीज का चौथा पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको चाहे जैसा भी लगता है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि इसमें क्या सुधार करना है, और मैं आगे इसको इस पूरे सीरीज को आगे बढ़ा सकूं।